नमस्कार दोस्तों, स्वागत है चैनल के साथ आगे सामने मौत यहाँ पर चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़े आपको बताएंगे दोस्तों, राहुल गांधी ने तीनों काले कानून को लेकर नरेंद्र मोदी को घेरते हुए कई सारे और भी सवाल खड़े किए हैं। दोस्तों आपको बताएंगे उत्तर प्रदेश के अंदर क्षत्रिय समाज एक और बीजेपी से है नाराज, दूसरी और क्षत्रिय समाज के बड़े नेता पर बीजेपी के सहयोगी ने अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर दिया है। दोस्तों बताएंगे इसके बाद बीजेपी की उल्टी गिनती हो सकती है उत्तर प्रदेश की कई सीटों पर शुरू। साथ पांचवें चरण के चुनाव प्रचार थमते ही अब अरविंद केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोला है। आज बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ जाएंगे बीजेपी के दफ्तर। क्या होगा आज नया बवाल, बताएंगे क्या है पूरा मामला। दोस्तों इसी के साथ में राम मंदिर पर बुलडोजर चलाने वाले नरेंद्र मोदी की टिप्पणी पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में शिकायत दर्ज करा दी गई है। दोस्तों बताएंगे आपको खड़गे ने और कांग्रेस पार्टी ने क्या जानकारी दी है। इसी के साथ में राहुल गांधी का विरोध करने वाले प्रशांत किशोर के बयान में अचानक से बदलाव देखने को मिल रहा है। दोस्तों क्या बदलती हवा को भाप गए हैं प्रशांत किशोर, बताएंगे क्या टिप्पणी कर रहे हैं। और इंडिया गठबंधन पर नरेंद्र मोदी निशाना साधते पूछ रहे थे कि तुम्हारा प्रधानमंत्री कैंडिडेट कौन है, तो अब उद्धव ठाकरे ने दे दिया है करारा जवाब। बताएंगे किसको बताया उन्होंने इंडिया गठबंधन का प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार। दोस्तों इसी के साथ में सोनिया गांधी की तारीफ करने लगा भारतीय जनता पार्टी का सहयोगी, अचानक से बदलने लगी है हवा। वहीं आपको बताएंगे नीतीश कुमार ने फिर से बीजेपी को ट्रोल कर दिया है। दोस्तों बताएंगे 4000 सीटें जीतने का दावा कर दिया है। एक एक करके चलेंगे लोकसभा चुनाव जुड़ी फटाफट सारी बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि देश ने हवा बदल दी है और चुनाव के 5वें चरण तक बदलाव का पंच लगने जा रहा है, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जो लिखेगा। चलते हैं सबसे पहले और सबसे बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर राहुल गांधी बोले, कहा नरेंद्र मोदी ने किसानों को 3 काले कानून दिए, हम उनके लिए 3 संजीवनी लेकर आ रहे हैं। पहली संजीवनी कांग्रेस सरकार बनते ही एमएसपी की कानूनी गारंटी, दूसरी संजीवनी होगी कर्ज माफी और जीएसटी मुक्त किसानी, और तीसरी संजीवनी जो दी जाएगी वो 30 दिनों के अंदर फसल बीमा की रकम का भुगतान। इन 3 संजीवनी रूपी गारंटियों के साथ साथ हम गरीब परिवारों की महिलाओं को 1 लाख रुपए साल का देंगे, युवाओं को 1 लाख रुपए नौकरी पक्की करेंगे। इसके बाद भाजपा ने किसानों पर लाठी बरसाई है, उनके लिए उनके राहों में कीले बिछाई है। कांग्रेस उनके लिए प्रगति की राह बनाएगी, कर्ज से मुक्त खुशहाल किसान के साथ अब हाथ बदलेगा हालात। इसी के साथ में दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जहां पर एक और क्षत्रिय समाज का विरोध पूरे देश भर के अंदर देखने को मिल रहा है। बीजेपी की सहयोगी नेत्री ने एक ऐसा बयान दे दिया है दोस्तों, जिससे भारतीय जनता पार्टी के लिए और ज्यादा मुश्किलें बढ़ने वाली है। राजा भैया के साथ बीजेपी गठबंधन करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन राजा भैया की डिमांड पूरी नहीं होने के बाद उन्होंने ऐलान कर दिया कि उनके समर्थक अपने हिसाब से वोट डालेंगे। ऐसे में प्रतापगढ़ में भाषण दे रही थी भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टी अपना दल एस की नेत्री अनुप्रिया पटेल, कहने लगी राजा भैया को लेकर कि राजाओं को लगता है कि कुंडा उनकी जागीर है, उनके भ्रम को तोड़ने का अवसर है। राजा लोकतंत्र में रानी की पेट से पैदा नहीं होता, अब राजा ईवीएम के बटन से पैदा होता है। राजा और रंग बनाना मतदाता के हाथ में है, देश के संविधान से यह देश चलता है। और इसके बाद कई सारी और भी टिप्पणी करते हुए दोस्तों राजा भैया पर इशारों में निशाना साध रही है। इसका सीधा मतलब यह है कि अब प्रतापगढ़ की सीट पर कम से कम भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी पार्टी और बीजेपी को भारी नुकसान होगा, क्योंकि राजा भैया के अच्छे खासे समर्थक है। अपने दम पर लाखों वोटों से चुनाव जीतने वाले राजा भैया के समर्थकों को एक तरीके से ललकारा जा रहा है। समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह बोले, कहा बीजेपी अब अपने सहयोगी दलों से राजपूत समाज का अपमान करवा रही है। राजा भैया और रजवाड़ों के लिए अनुप्रिया पटेल ये आपत्तिजनक बयान दे रही हैं, उनके नहीं बल्कि पूरे मोदी और अमित शाह के द्वारा दिया गया यह बयान कहा जा सकता है निकृष्ट आचरण। देखिए कुछ दिन पहले ही इन्होंने राजे रजवाड़ों की इज्जत की मोदी दुहाई दे रहे थे और आज अनुप्रिया पटेल से गाली दिलवा रहे हैं। ठाकुर तैयार बैठा हुआ है, अब की बार करारा जवाब मिलेगा, राजपूत समाज जवाब देगा। ईवीएम का बटन ऐसे दबाओ कि दिल्ली में बैठे बादशाह की चीख निकल जाए। दरअसल दोस्तों गुजरात के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने रजवाड़ों को लेकर विवादित बयान दिया था। इसके बाद राजपूत समाज लगातार बीजेपी का विरोध कर रहा है और अब बीजेपी के सहयोगी की टिप्पणी भाजपा को नुकसान पहुंचाने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। साथ लोकसभा चुनाव की गहमा गहमी जारी है। 7 चरणों में से 3 चरणों की वोटिंग बाकी है। प्रचार और बयानबाजी के दौर के बीच कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने न्यूज चैनलों से बात करते हुए बड़ी जानकारी दी है। दोस्तों उन्होंने संसदीय क्षेत्र में चुनाव न लड़ने को लेकर कहा कि वो पूरे देश भर के अंदर प्रचार करना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने चुनाव न लड़ने का फैसला लिया है। जब उनसे पूछा गया कि कांग्रेस पार्टी की बड़ी क्राउड पुलर है, आपके भाषण वीडियो वायरल होते हैं, प्रचार भी आपकी तरफ से हो रहा है, लेकिन जो एक बात बाकी रह गई है वो ये कि आपने बतौर प्रत्याशी के तौर पर मैदान में नहीं उतरने का फैसला लिया, ऐसा क्यों? उन्होंने कहा कि मैं पिछले 15 दिनों से रायबरेली में हूं। अमेठी और रायबरेली क्षेत्र से हमारा पुराना पारिवारिक रिश्ता रहा है और मुझे उम्मीद है कि यहाँ हम भारी अंतर से चुनाव जीतेंगे और प्रचार पूरे देश भर के अंदर करना था, इसीलिए प्रत्याशी बनकर नहीं आई है बल्कि प्रचारक बनकर आई है। साथ दोस्तों अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जबरदस्त मोर्चा खोल दिया है। आम आदमी पार्टी के पीए विभव कुमार को अरेस्ट किए जाने के मामले के बाद अरविंद केजरीवाल ने एक वीडियो जारी करते हुए प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के लोगों को ललकारा है। दोस्तों अरविंद केजरीवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री जी ये एक एक करके आप लोगों की गिरफ्तारी कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी के नेताओं की गिरफ्तारी कर रहे हैं, आपको जितने लोगों को गिरफ्तार करना है आप कर लीजिए। मैं अरविंद केजरीवाल अपने सारे साथियों के साथ आज यानी 19 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर आने वाला हूं, जहां पर हम सब लोग एक साथ मौजूद रहेंगे। जिसको गिरफ्तार करना है कर लीजिए। कुल मिलाकर दोस्तों अरविंद केजरीवाल फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को खुला चैलेंज कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के नेता बोले, कहा केजरीवाल जी की हिम्मत और आंखों में आग डालकर तानाशाह से लड़ने की ताकत
तानाशाह को पसंद नहीं है। कुछ भी करके केजरीवाल तानाशाह से डर नहीं रहे, इसलिए वो जेल का खेल खेल रहे हैं। केजरीवाल जी आप आगे बढ़ो। देखते हैं दोस्तों आज किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा रिस्पांस किया जाता है। साथ साथ मल्लिकार्जुन खड़गे ने नरेंद्र मोदी के बुलडोजर वाले बयान को लेकर मतदाताओं को भड़काने का आरोप लगाते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में शिकायत दर्ज करा दी है। प्रधानमंत्री मोदी बाराबंकी के अंदर एक सभा को संबोधित करते हुए दावा कर रहे थे कि कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी की सरकार आने पर अयोध्या में राम मंदिर पर बुलडोजर चल जाएगा। इस पर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शनिवार को कहा कि बुलडोजर चलाना कांग्रेस का काम नहीं बल्कि बीजेपी सरकार का काम है। उन्होंने कहा कि हमने कभी बुलडोजर नहीं चलाया, भगवान का मंदिर ट्रस्ट की ओर से बनाया जा रहा मंदिर है। नरेंद्र मोदी ऐसा बयान देकर समाज को भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। पूरे मामले पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कोई कार्रवाई नहीं की तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अभी भी हमें उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पूरे मामले पर कार्रवाई करेगा। दोस्तों इस तरीके का बयान अगर किसी और ने दिया होता तो शायद कार्रवाई कर दी गई होती, लेकिन नरेंद्र मोदी को बार बार छोड़ा जा रहा है। एक बार पहले नोटिस दिया गया था, लेकिन क्या दोबारा से नोटिस दिया जाएगा या कोई कार्रवाई की जाएगी या फिर चुप्पी साध कर बैठा जाएगा। साथ साथ दोस्तों प्रशांत किशोर जो अपने आप को इलेक्शन स्ट्रेटेजिस्ट बताते हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया। इस इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि राम मंदिर भारतीय जनता पार्टी की मदद नहीं कर रहा है, राम मंदिर के मुद्दे पर बीजेपी को वोट नहीं मिल रहा। उन्होंने कहा कि मैंने जितने लोगों से मुलाकात की मुझे एक ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने राम मंदिर के मुद्दे पर वोट डाला हो या फिर वोट डालने की बात और बीजेपी को सपोर्ट करने की बात कही हो। लोग राम मंदिर को लेकर एक्साइटेड नहीं है जितना बीजेपी के समर्थक एक्साइटेड हैं। केवल भाजपा के लोग कह रहे हैं कि राम मंदिर के नाम पर वोट पड़ेगा, लेकिन जनता में ऐसा कोई भी मामला नहीं है। आप लोग अगर इस बात का समर्थन करते हैं तो अपनी राय जरूर लिखा बताएगा। दोस्तों साथ साथ एक बार फिर से नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी का जमकर मजाक उड़ाया है। नीतीश कुमार का ही एक मंत्री ने पिछली बार सभा को संबोधित करते हुए कह दिया था कि इस बार 4 लाख पार करेंगे, यानी बीजेपी पर तंज कसा गया था और उसके बाद कहने लगे कि नहीं नहीं जुबान फिसल गया। लेकिन ऐसा एक बार होता तो हमको लगता है कि शायद गलती से उन्होंने बोल दिया है, लेकिन जेडीयू जानबूझकर भारतीय जनता पार्टी के मजे ले रही है। दोस्तों बीजेपी के 400 पार के नारे की आलोचना कर रही है। हालांकि डायरेक्ट नहीं बोला जा रहा, इनडायरेक्ट तरीके से ये बातें कही जा रही है। नीतीश कुमार ने फिर से एक बयान देते हुए कहा कि हम लोग चाहते हैं कि 4000 से भी ज्यादा सीटें जीते। फिर फंस गए नीतीश कुमार, बाद में सफाई देने लगे 4000 नहीं 400। यानी दोस्तों नीतीश कुमार इतने सालों से राजनीति में है, अगर उन्होंने 2 बार इस तरीके की बातें की है 400 की जगह अगर वो 4000 बोल रहे हैं तो इसका सीधा मतलब यह है कि वो भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और आने वाले दिनों के राजनीति को लेकर संकेत दे रहे हैं कि वो बीजेपी के साथ केवल खेला कर रहे हैं। साथ साथ दोस्तों इंडिया गठबंधन ने तय कर लिया है प्रधानमंत्री पद का कैंडिडेट। इंडिया गठबंधन की ओर से कौन होगा प्रधानमंत्री से लेकर बार बार नरेंद्र मोदी सवाल खड़ा कर रहे थे। इस पर अब शिवसेना यूबीटी के नेता उद्धव ठाकरे ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन में प्रधानमंत्री पद के लिए कई संभावित उम्मीदवार है। गठबंधन के भीतर एक निर्णय लिया गया है जिसका खुलासा करने की आवश्यकता नहीं है। हमने प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार चुन रखा है। ठाकरे ने इस बात पर जोर दिया कि इंडिया गठबंधन की प्राथमिकता उद्देश्य देश में लोकतंत्र और स्वतंत्रता की रक्षा करना है। यानी इंडिया गठबंधन ने अपनी तैयारी कर ली है। भाजपा के लोग अपना विचार करें, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने भी अपने कई सारे भाषणों में माना है कि इंडिया गठबंधन के पास कई सारे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार है, लेकिन बीजेपी में तो मात्र एक ही प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार है। जवाब भाजपा के लोगों को देना है। साथ साथ उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद शनिवार को सुल्तानपुर में प्रचार कर रहे थे, जो उनके लिए परेशानी का सबब बन गया है। दोस्तों उन्होंने कोई भारी गलती नहीं की, लेकिन प्रचार के दौरान उनकी जुबान ऐसी फिसल गई कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी की नेत्री सोनिया गांधी की जमकर तारीफ कर दी है। मंच पर उस वक्त मौजूद भारतीय जनता पार्टी के विधायक राजप्रसाद उपाध्याय इस दौरान काफी असहज महसूस करने लगे। दोस्तों दरअसल वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मेनका गांधी की बजाय कांग्रेस पार्टी की नेत्री सोनिया गांधी की जमकर तारीफ करने लगे थे। इसके बाद इशारा करते हुए निषाद को याद दिलाया गया है कि उनसे गलती हो गई है। ये प्रकरण जनसभा के दौरान चर्चा का विषय बन गया है। इंडिया गठबंधन से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी और पूर्व मंत्री बुआल निषाद ने निषाद वोटों के ध्रुवीकरण को रोकने के लिए शनिवार को कैबिनेट मंत्री संजय निषाद को बुलाया था। सुल्तानपुर के मोतीगरपुर के अंदर पांडे बाबा बाजार के अंदर आयोजित जनसभा के दौरान यह पूरा मामला देखने को मिला है। दोस्तों यानी बीजेपी के सहयोगियों की जुबान आजकल ज्यादा फिसल रही है। इसका सीधा मतलब यह है कि ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। साथ साथ दिल्ली के न्यू उस्मानपुर इलाके में 17 मई को आम आदमी पार्टी के कार्यालय के बाहर उत्तर पूर्व दिल्ली से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी कन्हैया कुमार पर हमला हुआ था। शुक्रवार को उन पर हुए हमले को लेकर उन्होंने कहा कि ये मेरे ऊपर हमला नहीं किया गया, बल्कि लोकतंत्र और संविधान पर हमला करने की कोशिश की गई। उन्होंने कहा कि देश में चुनावी प्रक्रिया चल रही है, देश में चुनाव आयोग है जिस पर निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से चुनाव कराने की जिम्मेदारी है। मुझे अपनी सुरक्षा की चिंता नहीं है। साथ साथ दोस्तों योगेंद्र यादव ने भी कन्हैया कुमार पर हुए अटैक को निंदनीय बताया। उन्होंने कहा कि कन्हैया कुमार पर मनोज तिवारी के कार्यकर्ताओं के द्वारा हमला साफ करता है कि दिल्ली में भी चुनाव पलट रहा है। कन्हैया कुमार के खिलाफ चलाए टुकड़े टुकड़े वाले झूठ का भंडाफोड़ होने के बाद बौखला गई है बीजेपी। डटे रहो कन्हैया कुमार, जनता आपके साथ में है। लोकतंत्र को बचाने की इस लड़ाई में आपकी अहम भूमिका होगी। साथ साथ दोस्तों आम आदमी पार्टी के सांसद स्वाति मालीवाल से सीएम हाउस में मारपीट के आरोप में अरविंद केजरीवाल के पीए को अगले ही दिन विभव कुमार को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दोस्तों यानी जल्दी कार्रवाई की गई है और इतनी जल्दी कार्रवाई अमूमन देखी नहीं जाती, लेकिन की गई है कार्रवाई और यहाँ तक की जमानत भी खारिज कर दी गई है। लेकिन सवाल यह है कि सारे मामले को लेकर इतनी तत्परता क्यों नहीं दिखाई जाती अरविंद केजरीवाल की ओर से और उनके पार्टी की ओर से भी सीएम आवास में इलीगल तरीके से घुसने का आरोप लगाया गया था। उस मामले को लेकर कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। साथ साथ कांग्रेस पार्टी के नेता जयराम रमेश ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा
लिखे गए एक आर्टिकल का हवाला देकर उन्हें संविधान विरोधी बताया है। जयराम रमेश ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि इंडिया गठबंधन को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सीखना चाहिए कि बुलडोजर कहां चलाना है, मगर योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग के आरक्षण की व्यवस्था के खिलाफ है। जयराम रमेश ने योगी आदित्यनाथ की वेबसाइट पर मौजूद एक आर्टिकल का जिक्र करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी को भी निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा कि सीएम योगी ने यह आर्टिकल 2014-15 के करीब लिखा है। योगी आदित्यनाथ के द्वारा लिखे गए लेटर पर बोले जयराम रमेश ने कहा कि वेबसाइट पर योगी के बारे में जानकारी दी गई है, उनके जरिए लिखे गए आर्टिकल की जानकारी है। ऐसा ही एक आर्टिकल है जिसका शीर्षक है आरक्षण की आग में सुलगता देश। इसमें योगी आदित्यनाथ आरक्षण के खिलाफ टिप्पणी कर रहे हैं। इसके बाद जयराम रमेश ने वो आर्टिकल दिखाते हुए सोशल मीडिया पर कहा कि निवर्तमान प्रधानमंत्री ने आज कहा कि विपक्षी गठबंधन इंडिया गठबंधन को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सीखना चाहिए कि बुलडोजर कहां पर चलाना चाहिए। देखिए योगी जी का बुलडोजर कैसे दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्गों के लिए मौजूद आरक्षण की व्यवस्था के खिलाफ है। जयराम रमेश ने कहा कि प्रधानमंत्री को साफ साफ कह देना चाहिए कि योगी आदित्यनाथ को समर्थन आरक्षण को लेकर उनके विचारों की वजह से दे रहे हैं तथा उनके 400 पार वाले नारे के पीछे भी यही राज है। कुल मिलाकर दोस्तों आरक्षण विरोधी बताते हुए भारतीय जनता पार्टी पर फिर से कई सारे गंभीर सवाल खड़े किए गए और उसके बैकिंग में डेटा भी दिया जा रहा है, बताया जा रहा है क्यों बीजेपी संविधान विरोधी है। साथ साथ दोस्तों प्रशांत किशोर ने इंटरव्यू के दौरान राहुल गांधी की तारीफ करनी शुरू कर दी है। प्रशांत किशोर जो पिछले 4 महीनों से राहुल गांधी और उनकी न्याय यात्रा का मजाक उड़ा रहे थे, उन्होंने कभी भी किसी भी चीज के लिए भारतीय जनता पार्टी की आलोचना नहीं की। उन्होंने एक आर्टिकल में कहा कि 2024 का चुनाव भारत के लोग लड़ रहे हैं जो ब्रांड मोदी को चुनौती दे रहा है और मतदाता सशक्त विपक्ष के रूप में कार्य कर रहा है। यानी देश में भारतीय जनता पार्टी के लोग सवाल पूछ रहे थे कि अगर मोदी नहीं तो कौन, तो इसका जवाब खुद प्रशांत किशोर बता रहे हैं कि मोदी नहीं तो देश की जनता, क्योंकि देश की जनता भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ रही है। जिस देश में इतने सारे लोग प्रतिदिन 100 रुपए से कम कमाते हो वहां विपक्ष कमजोर नहीं हो सकता और मोदी के आकर्षण का ये परीक्षण है। इसके बाद प्रशांत किशोर कहते हैं कि लोग इस चुनाव में देख रहे हैं कि ब्रांड मोदी अजय नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई उन्हें चुनौती नहीं दे रहा है, लोग उन्हें चुनौती दे रहे हैं, चाहे कोई राजनीतिक दल या नेता उन्हें चुनौती दे या ना दे, जनता चुनौती दे रही है। प्रशांत किशोर ने हाल फिलहाल में ही अपना सुर बदला है। अब वो भारत और कांग्रेस पार्टी के द्वारा बनाए गए माहौल को देखते हुए अपनी विश्वसनीयता बचाने के लिए सुरक्षित खेलना चाहते हैं। यानी दोस्तों जो इससे पहले कह रहे थे कि राहुल गांधी के भारत जोड़ो न्याय यात्रा से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, अब टिप्पणी करते हुए कह रहे हैं कि देश की जनता बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ रही है। आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ दोस्तों अपने पोते और हासन के सांसद प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ लगे यौन उत्पीड़न के और रेप के आरोप के मामले को लेकर उनके दादा और जेडीएस के संरक्षक एचडी देवेगौड़ा ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि अगर प्रज्वल पूरे मामले में दोषी पाए गए तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। मुझे इसे लेकर कोई आपत्ति नहीं है। सवाल यह है कि इतना गंभीर मामला है, आपत्ति होगी तब भी कार्रवाई तो की ही जाएगी। साथ साथ दोस्तों भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के बीच में क्या आप ब्रेकअप होने वाला है? क्या आरएसएस पर अब डिपेंडेंसी भारतीय जनता पार्टी खत्म करने जा रही है? हमेशा से पॉलिटिकल पंडितों ने माना है कि भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जितवाने में अगर किसी का सबसे बड़ा रोल रहता है तो वो आरएसएस के संगठन का रहता है। आरएसएस का अच्छा खासा देश भर के अंदर संगठन है दोस्तों। आरएसएस के शाखाएं चलती हैं, लोगों को एकजुट करके आरएसएस वोटरों को मोबिलाइज करता है। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी ने अपने संगठन, अपने पन्ना प्रमुख बना लिए हैं। बीजेपी के नेता जेपी नड्डा इंडियन एक्सप्रेस के एक इंटरव्यू के दौरान कहते हैं कि वाजपेयी के समय में पार्टी को खुद को चलाने के लिए आरएसएस की जरूरत थी, लेकिन उस समय बीजेपी कम सक्षम और छोटी पार्टी हुआ करती थी। तो क्या अब आरएसएस की जरूरत भारतीय जनता पार्टी को नहीं है? जेपी नड्डा के बयान से तो यही कंक्लूजन निकलता है दोस्तों। इस पर पत्रकार बोले, कहा क्या अब बीजेपी को आरएसएस की जरूरत नहीं है? जेपी नड्डा ने एक इंटरव्यू में कहा कि वाजपेयी के समय में बीजेपी कम सक्षम थी, छोटी पार्टी थी, इसलिए बीजेपी को खुद को चलाने के लिए आरएसएस की जरूरत थी। यानी अब आप समझ सकते हैं कि आरएसएस को भी भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं बताना शुरू कर दिया है कि अगर वो तीसरी बार चुनाव जीत गए तो आरएसएस से अलग होकर भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर चलेगी। और फिर आप जानते हैं कि आरएसएस का दखल भारतीय जनता पार्टी में कम होने के बाद कैसे आरएसएस के जो नेता हैं उन सबको साइडलाइन कर दिया जाएगा। साथ साथ दोस्तों बीजेपी के 400 पार के नारे को लेकर राज बब्बर ने प्रचार करने के बाद जो एक्सपीरियंस किया है वो कह रहे हैं कि जमीनी हकीकत से बीजेपी के लोग अनजान है, मिठू तोते की तरह 400 पार का नारा रट रहे हैं। जैसे रट्टू तोता बोलता है वैसे ही बीजेपी भी रट्टू तोता की तरह बोल रही है। बीजेपी अपने आप को धोखा दे रही है। वस्तु स्थिति देकर भारतीय जनता पार्टी के लोग स्वीकार करने को तैयार नहीं है। 2014 में जो भारतीय जनता पार्टी की फिल्म का ट्रेलर आया था, 2019 के चुनाव में बीजेपी के लोग जीत गए थे, अब उस फिल्म का एंड होने जा रहा है। राज बब्बर इस बार गुड़गांव से कांग्रेस पार्टी के टिकट पर मैदान में उतरे हुए हैं दोस्तों। उनके सामने भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी के उम्मीदवार चुनौती में है। लेकिन बड़ी बात यह है कि राज बब्बर जिस तरीके से हरियाणा में प्रचार कर रहे हैं उनको स्थानीय स्तर की समस्याएं समझ में आ रही है, स्थानीय स्तर का मूड समझ में आ रहा है। वैसे भी हरियाणा को लेकर कोई भी ऐसा राजनेता या फिर पॉलिटिकल पंडित नहीं है जो कह रहा हो कि बीजेपी के लिए स्थिति अच्छी है। सब कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से चुनाव में फंसी हुई है। 1 से 2 सीटें बमुश्किल बीजेपी जीत पाएगी। साथ साथ हरियाणा में पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला शनिवार को जननायक जनता पार्टी के गुरुग्राम के प्रत्याशी राहुल फाजिलपुरिया के रोड शो में पहुंचे। नूह गुरुग्राम के सोहना में पार्टी प्रत्याशी के लिए वोट की अपील की। इस दौरान राज बब्बर को कांग्रेस पार्टी प्रत्याशी बनाए जाने पर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर जुबानी हमला बोला है। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने गुरुग्राम में हेलीकॉप्टर से अपना उम्मीदवार उतारा है उससे साफ है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस पार्टी का पता काट कर ही मानेंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कैप्टन अजय यादव, श्रुति चौधरी और ब्रिजेंद्र सिंह का टिकट काटा है। इससे साफ है कि जनमत उनके विरोध में है।
हैं क्षेत्रीय दलों की ताकत और ज्यादा बढ़ रही है। साथ साथ दोस्तों कुमारा स्वामी को फंसाने के लिए डीके शिव कुमार ने ऑफर किए थे 100 करोड़ रुपए। भारतीय जनता पार्टी के नेता के बयान पर भारतीय जनता पार्टी के लोग अब डीके शिव कुमार पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। बीजेपी के नेता देवराजे गौड़ा ने पुलिस वैन में जाते वक्त डीके शिव कुमार पर गंभीर आरोप लगाए। दोस्तों प्रज्वल रेवन्ना के मामले को लेकर कुमारा स्वामी की पार्टी के बड़े बड़े नेता फंसे हुए हैं और अब डीके शिव कुमार के नाम को मिलाने का प्रयास किया जा रहा है। आरोप लगाया जा रहा है कि वो पैसा दे रहे थे। साथ साथ दोस्तों सत्यमेव जयते और सत्य के पथ पर चलना ये हिंदू धर्म सिखाता है। हम धर्म विरोधी पार्टी बन ही नहीं सकते हैं। भाजपा वोट बैंक की पॉलिटिक्स करती है, हम विकास की बात करते हैं। हमारी गारंटी सभी के लिए है, सारे समाज के लिए। साथ साथ उत्तर पूर्व दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेता और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रचार करने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान जयराम रमेश ने 3 बड़े सवाल नरेंद्र मोदी और बीजेपी के लोगों से पूछा। उन्होंने कहा कि क्या प्रधानमंत्री सांसद मनोज तिवारी के सहयोगी के द्वारा हमारे प्रत्याशी कन्हैया कुमार पर किए गए हिंसक हमले की भर्त्सना करेंगे या कोई एक्शन लेंगे या नहीं लेंगे। दूसरा सवाल यह था कि उत्तर पूर्वी दिल्ली के बढ़ते अपराध को रोकने के लिए मोदी सरकार नाकाम क्यों रही है। तीसरा सवाल यह है कि मनोज तिवारी के यमुना को साफ करने के प्लान का क्या हुआ। 2018 के अंदर चुनाव प्रचार के दौरान ये बातें कर रहे थे, यमुना को स्वच्छ बनाने की बातें कर रहे थे, समुद्री जहाज चलाने की बातें कर रहे थे, लेकिन सारा का सारा ढकोसला साबित हुआ है। दोस्तों साथ साथ जनता ने स्मृति ईरानी जी के लिए अमेठी से वापसी का टिकट बुक कर दिया है। अमेठी में कल वोट डाले जाने वाले हैं। चुनाव प्रचार प्रसार खत्म हो गया है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने अपने तरीके से स्मृति ईरानी पर निशाना साधा है दोस्तों, और 2 टिकट बुक कराई गई है, एक विजय कुमार गुप्ता का और दूसरा स्मृति ईरानी का। कहा जा रहा है कि स्मृति ईरानी के लिए लोगों ने टिकट इसलिए बुक कराया है कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने, क्योंकि 20 तारीख को जैसे ही वोट डाले जाएंगे उसके बाद अमेठी में उनके रहने का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। वो चुनाव हार जाएंगे, उनको संकेत मिल जाएगा, वो दिल्ली चली जाएंगे। साथ साथ दोस्तों बाराबंकी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी की सभा में जिस तरीके का जन सैलाब देखने को मिल रहा है, लोग ही लोग जहां तहां नजर आ रहे हैं, भारी भीड़ नजर आ रही है। 4 लाख से ज्यादा लोगों के आने का दावा किया जा रहा है। बाराबंकी की सीट पर कांग्रेस पार्टी की दावेदारी इस बार काफी मजबूत है। भारतीय जनता पार्टी ने पहले जो प्रत्याशी उतारा था उसका सीडी सामने आने के बाद बीजेपी को प्रत्याशी बदलना पड़ा था और इसीलिए इस सीट पर कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी की मजबूत दावेदारी है। दोस्तों आप लोग अपनी राय जरूर लिखा। साथ साथ अमृतसर के अजनाला में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार गुरजीत औजला की रैली के बाहर चली है गोली। जानकारी के मुताबिक फायरिंग में एक युवक जख्मी हो गया है। गुरजीत औजला ने आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कुलदीप धालीवाल के रिश्तेदार पर गोली चलाने का आरोप लगाया है और कहा कि चुनाव से पहले हथियार क्यों नहीं जमा कराए गए, ये बड़ा सवाल है। साथ साथ दोस्तों मोदी पर बरसे इंडिया गठबंधन के नेता खड़गे बोले, कहा मैंने अपने 53 साल के राजनीतिक जीवन में ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं देखा। खड़गे ने कहा कि मैंने 53 साल की राजनीति में ऐसा लोगों को भड़काने वाला और समाज को बांटने वाला देश का प्रधानमंत्री नहीं देखा। उन्होंने कहा कि सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा करने और ये सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता है कि देश का संचालन संविधान के अनुसार होना चाहिए। साथ साथ दोस्तों डीएमके पार्टी के अध्यक्ष और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने शनिवार को प्रधानमंत्री मोदी पर राज्यों के बीच में टकराव उत्पन्न करने और घटिया राजनीति अपनाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि उन्हें सांप्रदायिक नफरत से दुष्प्रचार से चुनाव में कोई मदद नहीं मिल रही है, यानी चुनाव में सांप्रदायिक दुष्प्रचार कर रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं, फायदा नहीं मिल रहा तो राज्यों के बीच में ही कलेश कराने की कोशिश कर रहे हैं। स्टालिन ने मोदी पर काल्पनिक कहानियां गढ़ने और झूठ बोलने का आरोप लगाते हुए कहा कि तमिलनाडु समेत दक्षिण राज्यों के नेताओं द्वारा उत्तर प्रदेश के लोगों के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करने के संबंधित मोदी का आरोप पूरी तरीके से निराधार और झूठा है। प्रधानमंत्री कुछ दिन पहले एक चुनावी रैली में आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के दक्षिण के सहयोगी ने उत्तर प्रदेश और सनातन धर्म का अपमान किया, लेकिन दोनों ही दलों ने चुप्पी साधे रखी है। डीएमके के अध्यक्ष ने आरोप लगाया है कि बीजेपी ही थी जिसने तमिलनाडु के प्रवासी मजदूरों पर हमले का मनीष कश्यप जैसे यूट्यूबर्स द्वारा किए गए झूठे दावे जैसे फर्जी खबरों का समर्थन और प्रोत्साहन किया था और अब पार्टी में भी शामिल करवा दिया गया है। साथ साथ दोस्तों बीजेपी ने मालीवाल को ब्लैकमेल कर केजरीवाल के खिलाफ साजिश में शामिल किया। आम आदमी पार्टी की नेत्री आतिशी ने एक बार फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पूरे प्रकरण को लेकर एक बड़ा दावा किया है। आतिशी ने कहा कि स्वाति मालीवाल अरविंद केजरीवाल के सहयोगी विभव कुमार पर मारपीट का आरोप लगा रही है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर ब्लैकमेल करने का प्रयास कर रहे हैं जो वो सफल नहीं हो पाए। और दोस्तों ईवीएम और वीवीपैट के मामले को लेकर जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने शुक्रवार 17 मई को सुनवाई की। इस दौरान याचिकाकर्ता के वकील पर जस्टिस खन्ना अचानक भड़क गए। ये तब हुआ जब ईवीएम पर लगे माइक्रो कंट्रोलर चिप पर वकील ने अपनी बात कहनी चाहिए, लेकिन इस दौरान जज साहब नाराज हो गए। याचिकाकर्ता की ओर से ईवीएम में दर्ज वोटों के 100% वीवीपैट की पर्चियों के साथ मेल कराने की मांग की गई, जिस पर जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दत्ता ने 26 अप्रैल को फैसला सुनाते हुए खारिज कर दिया था। जस्टिस खन्ना और जस्टिस दत्ता की बेंच ने इस पूरे फैसले पर याचिकाकर्ता अरुण कुमार अग्रवाल पर अपनी भड़ास निकाली है। जस्टिस खन्ना ने कहा कि आपने हमारा फैसला नहीं पढ़ा है। मतदान अधिकारी को यह नहीं पता चल सकता कि किसने किसे वोट डाला है, ये केवल टोटल वोट ही जान सकता है। इतने में याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि मिलॉर्ड मेरा मतलब और सवाल माइक्रो कंट्रोलर चिप से है। और बस इतना सुनने के बाद जस्टिस खन्ना बुरी तरीके से भड़क गए, कहने लगे कि आप बिना फैसला पढ़े आ जाते हैं। इसके बाद बेंच में समीक्षा को खारिज कर दिया गया है। दोस्तों साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी का एक वीडियो शेयर किया जा रहा है। इसमें प्रधानमंत्री मोदी भाषण दे रहे हैं और उनके मंच पर जो भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह कमल लगा हुआ है वो भाषण के दौरान टूट कर नीचे गिर जाता है। लोगों ने तंज कसते हुए कहा कि शायद प्रधानमंत्री का भाषण उनका कमल का चिन्ह भी बर्दाश्त नहीं कर पाया और गिरकर बीजेपी के नेता नरेंद्र मोदी के बयान से
नाराजगी व्यक्त कर रहा है। साथ साथ दोस्तों सीएम आवास पर सीएम सिक्योरिटी तोड़ी गई, सीएम सिक्योरिटी में लगे लोगों को धमकी दी गई और विभा कुमार जी के साथ बदतमीजी की गई। संजीव झा ने यह जानकारी देते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी ने भी शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन 24 घंटे होने के बावजूद अब तक एफआईआर दर्ज नहीं किया गया है। साथ मालीवाल वाले केस के मामले को लेकर बड़ी जानकारी है दोस्तों। साथ मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कन्हैया कुमार पर हुए हमले के मुद्दे पर बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सत्ताधारी पार्टी अब सीधे हमला करने पर उतारू हो गई है, क्योंकि चुनाव में इनको हार दिखाई देने लगी है। आप लोगों की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। ज्यादा से ज्यादा दोस्तों इस वीडियो को अपने लोगों तक शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।